नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ हैं? स्वस्थ ही हों, मेरी भगवान से प्रार्थना है। हर किसी के जीवन में एक समय आता है जब उसके जीवन में किस्से बनते हैं, कहानियाँ बनती हैं। वह कहानियों का पात्र होता है और जीता है। कुछ ऐसी ही कहानी का दूसरा भाग आज फिर से लेके आया हूँ और वह अब ना मिलेगी। इसके लेखक का नाम अभी नहीं डिस्क्लोज करेंगे, आगे करेंगे। तो ये निश्चित ही आपको छुएगी, लगेगी कि यह मेरी कहानी है। पहला भाग खत्म हुआ था जहाँ श्यामला के बारे में थोड़ा सा चित्रण किया गया, बताया गया, चरित्र को स्वयं के बारे में बताया गया, जो इस कहानी का पात्र है, हीरो है। दूसरा भाग, दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी है। यहाँ से करोड़ों आदमियों का जीवन संचालित होता है। सारे देश का रुपया सिमटकर दिल्ली में आता है और यहाँ से फिर वितरित हो जाता है। भोजन, वस्त्र, शांति, न्याय, सुख सुविधा, ये सब सारे देश को दिल्ली से वितरित होते हैं। यहाँ कानून बनते हैं, यहाँ परमिट बढ़ते हैं, यहाँ रुपया लुटता है। बनाना या तबाह करना, हंसना या रुलाना, बसाना या उजाड़ना, यह सब कुछ अक्षरों के हेर फेर से हो जाया करता है यहाँ। अंग्रेजों ने प्राचीन मुगल कालीन वैभव, संपन्नता और विलासिता को अक्षुण्ण रखा था यहाँ पर। देश के राजे महाराजे यहाँ रहा करते थे। बड़ी बड़ी दावतें यहाँ होती थी। शराब के दौर यहाँ चलते थे। बड़े बड़े होटल यहाँ हैं। बड़े बड़े महलों को मात देने वाली कोठियाँ यहाँ हैं। नृत्य, नाच, गाने यहाँ होते हैं। लेकिन अब बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है इस दिल्ली में। राजाओं और रसोइयों का यहाँ अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया। न जाने कहाँ लोप हो गए सब के सब। उनकी कोठियों में बड़े बड़े सरकारी दफ्तर खुल गए। आज यह नगर राजनीतिज्ञों, विधायकों, सरकारी अफसरों, व्यापारियों और ठेकेदारों का शहर बन गया है। देश की संपन्नता के साथ साथ इस नगर का भी विस्तार बढ़ता जा रहा है। वैभव और विलासिता के केंद्र भले ही बदल गए हैं, लेकिन वह अपने विस्तार में निरंतर रत है। मुझे व्यापार के सिलसिले में सरकारी अधिकारियों से कुछ काम था। कंट्रोल और परमिट, लाइसेंस आदि न जाने कितने झगड़ों को लेकर मैं कानपुर से दिल्ली पहुंचा था। उलझन को सुलझाने के कुछ समय का लगना अनिवार्य था। फिर व्यापारिक संघर्षों में मैं बुरी तरह थक गया था और मैं कुछ आराम भी करना चाहता था। इसलिए एक महंगे और शांत वातावरण वाले होटल में मैंने एक सप्ताह के लिए एक कमरा रिजर्व करा लिया था। जिस समय मेरा असबाब होटल के उस कमरे में लाया जा रहा था जो मेरे लिए रिजर्व था, एक स्त्री मेरे कमरे के बगल वाले कमरे में कुछ चुपचाप बैठी हुई थी। सामने वाले लॉन में एक टक देख रही थी, कुछ चिंतित सी। उस स्त्री ने भी उसी प्रकार अनमनस्य भाव से मेरी ओर देखा। हम दोनों की नज़रें अनायास ही मिल गईं। उसकी वह पहली नज़र मुझे अभी तक याद है। मेरे समस्त शरीर में मादकता से भरी पुलकन की एक तरंग सी दौड़ गई थी। उस नज़र में कोताहुल था, उत्सुकता थी या उदासीनता थी, यह मैं नहीं जान सका, क्योंकि उस समय उसकी हिरणी की सी बड़ी बड़ी आँखों में एक चमक थी, आत्मविश्वास की एक गहराई थी और इनके अलावा कुछ और भी था जिसे ना समझ सकने के कारण मैं अपने से ही बरबस उलझ पड़ा और मैंने घबराकर जल्दी से अपनी दृष्टि हटा ली
इस प्रकार किसी अनजानी स्त्री पर अपनी दृष्टि डालना मेरे सभ्यता और संस्कृति के विधान में अशिष्टता का द्योतक माना जाता है। उस समय तक मेरा असबाब कमरे में रखा जा चुका था। मैं अपने कमरे में चला गया और टैक्सी का किराया देकर मैंने अपना असबाब खुलवाया। इस बीच गर्म पानी मेरे कमरे में आ गया था। सफ़र के बाद स्नान करना नितांत आवश्यक है और मैंने भी उस समय स्नान किया। स्नान करने के बाद नौकर को चाय लाने के लिए कहने को मैं कमरे के बाहर निकल आया और बरामदे में खड़ा हो गया और मैंने देखा वह स्त्री उस समय भी खोई सी एक तरफ लॉन की ओर एकटक देख रही थी। वह कहीं बाहर जाने के लिए तैयार थी क्योंकि उसका कमरा बंद था और उस पर ताला पड़ा हुआ था। वह अच्छी तरह सजी धजी थी। मैं कह सकता हूँ कि उस समय वह अनिंद सुंदरी दिख रही थी। उसकी आंखों में मस्ती से भरा एक उद्वेलन था। संभवतः वह किसी की प्रतीक्षा कर रही थी। कौन है वह जिसकी वह प्रतीक्षा कर रही है? कौन है वह स्त्री स्वयं? यह सब मेरे लिए एक रहस्य बन कर रह गया। होटल का नौकर चाय ले आया और मुझे चाय पीने के लिए कमरे में जाना पड़ा। मैं चाय पी ही रहा था कि मुझे बरामदे में कुछ स्वर सुनाई पड़े और बीच बीच में उठने वाली उन्मुक्त हंसी। फिर एक गहरा सन्नाटा। न जाने क्यों जल्दी जल्दी चाय समाप्त करके मैं बरामदे में निकल गया। मैंने देखा कि वह स्त्री वहाँ से जा चुकी थी। मैं चुपचाप मुरझाया हुआ सा बरामदे में खड़ा हो गया। वह स्त्री चली गई। जाने के लिए तो वह तैयार बैठी ही थी। फिर मुझे बुरा क्यों लगा और मुझे अपने ऊपर आश्चर्य हो रहा था। उसके चले जाने में मुझे बुरा लगने की आखिर क्या बात थी? एक अनजान स्त्री, उसके प्रति मुझ में यह लगाव कैसे आ गया? मैं बरामदे में खड़ा हुआ उसके कमरे की ओर देख रहा था। होटल का बैरा चाय के बर्तन लेने आया। उसने मुझे कौतूहल के साथ देखा लेकिन मुझसे कुछ कहा नहीं। चुपचाप वह कमरे के अंदर चला गया। चाय का बर्तन लेके वह कमरे से बाहर निकला। मैं वैसा ही बेखबर और बेहोश खड़ा था। उसने मेरी बेहोशी तोड़ी। साहब, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो घंटी बजा दीजिएगा। चाय के बर्तन लेकर मैं जा रहा हूँ। मैं चौंक उठा। मुझे लगा कि बैरा के मुख पर एक मुस्कान है, बड़ी कुरूप व्यंग से भरी हुई, जैसे उसे मेरे मानसिक स्थिति का पता हो। और बैरा चला गया। मुझे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था, अपनी कमजोरी पर। मुझे अपने ऊपर हंसी आ रही थी, अपनी मूर्खता पर। भरी मन मैं कमरे में लौट आया। मैंने कपड़े पहने। रात घिरने लगी थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। यद्यपि घड़ी में केवल 6 बज रहे थे। मैंने ट्रेन में तय किया था कि उस शाम मैं पिक्चर देखूंगा, लेकिन उस समय पिक्चर जाने की तबीयत नहीं हुई। छाया चित्र का एक निर्जीव नाटक। मैं हंस पड़ा। मुझे उस समय लग रहा था कि बहुत जल्दी मुझे अजीब सजीव नाटक देखने को मिलेगा। यह सजीव नाटक उस स्त्री से संबद्ध होगा, लेकिन अकेले उस कमरे में बैठा रहना मेरे लिए असंभव था। मैं होटल से बाहर निकला। हवा में एक तरह की मस्ती थी, मन में एक तरह की उमंग थी, कल्पना में एक तरह की रंगीनी थी। चहल पहल और आमोद प्रमोद से भरे उस नगर में मैं निकल पड़ा। यहीं रोकूंगा। दूसरे भाग में बस इतना ही। आगे तीसरा भाग भी इसको पढ़ना चाहूँगा, लेकिन आप अपना फीडबैक दीजिए, अपने कमेंट में मुझे सूचित करिए। और हाँ,
कृपया करके कहानी सुनिए भी, कहानी लाइक भी करिए और पेज को सब्सक्राइब करने के साथ वो बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। आपका अपना राजू।